पहला सवाल है हमारा, हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन है, इसे कितने कंपोनेंट्स हैं। मोटिवेशन के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है कि आपकी जो है वो एक्टिव कितने हैं, यानी मोटिवेशन के लिए एक्टिवेशन आपका। दूसरे नंबर पे एक्टिवेशन के बाद फिर आप जो है वो आपकी उस हवाले से कंसिस्टेंस कितनी है, यानी आपकी जात के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है। ठीक है, पहले क्या बताई मैंने, एक्टिव वेट एक्टिव होना, फिर दूसरा आपकी है परसिस्टेंट कंसिस्टेंसी का होना, और थर्ड है कि कितनी शिद्दत के साथ आप कोई काम करते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें जो है ना वो हमारी ये मोटिवेशन के तीन कंपोनेंट्स हैं। सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व द डिसीजन टू इनिशिएट अ बिहेवियर सच एज इनरोलिंग इन अ साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी की क्लास के अंदर इनरोल होने के लिए आप ये फैसला करते हैं कि मुझे, यानी कि आप अपने बिहेवियर को इनिशिएट करते हैं कि मुझे दाखला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप स्टार्ट में ये चीज सोच रहे हैं, ये मोटिवेशन के कंपोनेंट्स के किस लेवल के ऊपर ये बात उतरती है। बात थोड़ा सा ऊपर समझिए आप। जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि मोटिवेशन के तीन कंपोनेंट्स हैं, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी। अब आप सबसे पहला काम जो मोटिवेशन के लिए होता है कि आप क्या करते हैं, आप इनिशिएट कर रहे हैं अपने बिहेवियर को कि मुझे साइकोलॉजी की क्लास में एडमिशन लेना चाहिए। ये चीज एक्टिवेशन के अंदर आएगी। फिर आप रोजाना की बुनियाद पे क्लास लेते हैं, इंटेंसिटी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, तो ये बाकी होंगे। तो इस एक्टिवेशन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। द कंडीशन विच इन्फ्लुएंस द अरोजल डायरेक्शन, वो कंडीशन जो आप इन्फ्लुएंस करती है आपके अरोजल, आपके जो बिहेवियर है उसको बढ़ाती हैं, उसकी डायरेक्शन देती हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर इन्वायरमेंट वर्क सेटिंग आर कॉल्ड, और आपके बिहेवियर को मेंटेन करती हैं इन्वायरमेंट, तो वो क्या कहलाती है। ड्राइव स्टिमुलाई कभी पढ़ा है, क्या होता है ड्राइव स्टिमुलाई? कभी ये वर्ड यूज किया गया है कहीं पे? देखिए द कंडीशंस, वो कंडीशन जो आपको अब बात है इन्फ्लुएंस का वर्ड जो है ना, इन्फ्लुएंस का वर्ड जो है वो हम या तो लीडरशिप के लिए यूज करते हैं या मोटिवेशन के लिए यूज करते हैं। कि वो कोई चीज है जिसने मुझे अरोजल किया है, मुझे उभारा है, कोई चीज है जिसने मुझे उभारा है, मुझे इन्फ्लुएंस किया है, मुझे डायरेक्शन दी है, और मुझे मेरे बिहेवियर को ऐसे मोल्ड किया कि मैं कोई काम करूं। तो ये मेरी वर्क मोटिवेशन होगी कि जो मुझे किसी चीज ने मुझे काम करने के ऊपर अराइज किया है, वहां पे इन्वायरमेंट के अंदर मुझे एडजस्ट करने में और किसी काम के अंदर मेहनत करने के अंदर किया, तो वो वर्क मोटिवेशन होगा। मोटिव्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, मोटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं। मोटिव्स हमारे पास मोटिव्स भी तीन टाइप्स के होते हैं। एक ये जैसे ना फिजियोलॉजी मोटिव होता है, वजूहात, यानी कौन कौन सी काम करने, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वजूहात बनती हैं। ये साइकोलॉजिकल बन सकती हैं, सोशल बन सकती हैं, और क्या बन सकती हैं, आई थिंक कॉग्निटिव बन सकती है ना। तो तीन तरह की ये मोटिव जो हमारे वजूहात बन सकती हैं, कोई सोशल इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, हमारे अंदर से भी हो सकता है, कोई हमारी पर्सनैलिटी के हवाले से भी हो सकता है। पर्सनल मोटिव्स, सोशल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल यानी हमारी हैबिट्स के अंदर कोई चीज है, हमारी पर्सनल दिल चाह रहा है किसी चीज को, या सोशली कोई जो है जिसकी वजह से हम कोई काम करना चाह रहे हैं, हमारा किसी काम करने की वजह बनी है, तो ये हो सकते हैं। when the motive has a biological or psychological basis is called, जब आपका मोटिव किसी काम को करने का बायोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल हो, तो क्या कहलाता है। एक जी, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बैच 5 के अंदर थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने उस वक्त आपको बताया था कि जब भी बायोलॉजिकल मोटिव की बात आएगी ना, तो वो ड्राइव होता है। यानी वो जो हमारी प्राइमरी, यानी मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मेरी कोई जो है ना वो बायोलॉजिकल किसी चीज की वजह से मुझे मुझे मोटिव मिल रहा है, तो बायोलॉजिकल मोटिव जो होता है वो ड्राइव होता है। ठीक है, ड्राइव के पीछे बायोलॉजिकल मोटिव होता है। होम्योस्टेसिस, ये हमने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अंदर एक टर्म पढ़ी थी, होम्योस्टेसिस। अब आपने मुझे बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, वो इसकी डेफिनेशन भी होगी। विच इज द गोल ऑफ ड्राइव रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ डिजायर टू परफॉर्म द बिहेवियर इन रिटर्न फॉर रिवार्ड,
कि आप कोई बिहेवियर इसलिए परफॉर्म करते हैं कि उसके बदले में आपको रिवार्ड मिले। रिजिडली पैटर्न बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटायर स्पीशीज, के कोई रिजिड बिहेवियर पैटर्न बिहेवियर है, या an arousal or activated state that is often triggered by a physiological need, या the body tendency to maintain a constant internal state। जी देखिए, हमारी जो होम्योस्टेसिस होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि एक आपको एक बैलेंस स्टेट के अंदर रखना, बैलेंस स्टेट के अंदर रखना, कांस्टेंट स्टेट के अंदर रखना। यानी मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा और फिर दोबारा अपनी वापस बैलेंस स्टेट के अंदर आ जाऊंगा। प्यास लगी है तो पानी पीऊंगा तो बैलेंस स्टेट के अंदर आ जाऊंगा। अपने आप को एक नॉर्मल, कोई परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करके दोबारा एक नॉर्मल कॉम पीसफुल बन जाऊंगा। तो कांस्टेंट रहना, इंटरनल स्टेट को पीसफुल रखना, तजब्जुब को शिकार ना होना, उस परेशानी को दूर करना, तो ये हमारा होम्योस्टेसिस होता है। फॉर अ थ्रस्टी पर्सन, एक प्यासा शख्स, ड्रिंकिंग वाटर सर्व टू रिड्यूस, एक शख्स जो है वो प्यासा है, एक आदमी वो पानी पीता है तो उस क्या चीज रिड्यूस करता है? ड्राइव। ठीक है, अपनी ड्राइव के, यानी उसको एक ये देखिए बायोलॉजिकल नीड है, पानी का पीना एक बायोलॉजिकल मेरे जिस्म की जरूरत है। और जब मैं पानी पीऊंगा तो मेरी क्या चीज, अच्छा यहाँ पे ना आप लोग भूल भी सकते थे, आप में से कुछ जो जो होम्योस्टेसिस का सोच रहे हो, मैंने यहाँ पे अगर मैं ये वर्ड यूज करता कि मैं जो है पानी पी, मुझे प्यास लगी है और पानी पीने के बाद मैं दोबारा अपनी एक बैलेंस, मेंटेनेंस, कांस्टेंट पीसफुल स्टेट के अंदर आ गया हूं, तो फिर होम्योस्टेसिस होता। लेकिन यहाँ वो बात कर रहे हैं रिड्यूस, कि वो चीज, वो बायोलॉजिकल नीड जो मेरी है वो मैंने पानी पी और कम हो गई, यानी वो रिड्यूस हुई, तो इट मीन ड्राइव नीड थी जो मैंने जो पानी पीने से उसको अपना पूरा किया है। who assume that human motives are arranged in a hierarchy of potency, कौन कहता है कि इंसान का जो मोटिव्स है ना, यानी इंसान की मोटिव, कि वो हर चीज हायरार्की ऑफ पोटेंस, वो अपनी सलाहियतों के पोटेंसी होती किसी बंदे की, जो उसके अंदर सलाहियत है ना, जो उसके अंदर हिम्मत है, तो वो हायरार्की, तो हायरार्की ऑफ पोटेंसी आप इसको भी कह सकते हो। क्योंकि देखिए, हायरार्की का मतलब होता है किसी चीज का तरतीब के साथ होना। तो हरारकी ऑफ जो मोटिवेशन के अंदर दी है ना, वो हरारकी ऑफ नीड इसने दी है, मास्लो ने दी है, और वो भी हमारे पूरे पोटेंशियल के साथ होती है कि हम पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर उस सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग और सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो इसको हरारकी ऑफ पोटेंसी भी कहते हैं, हरारकी ऑफ नीड को। मास्लो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रीचिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यूजिंग अ मॉडल कॉल्ड द, माज्लो कहता है कि जो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पूछते हैं, उस पे पहुंचने के लिए जिस मॉडल से गुजरते हैं उसे क्या कहेंगे? तो हायरार्की ऑफ नीड है। आप नीड से पूरा होते होते तो बाद में आप जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू माज्लो, सम नीड स्ट्रॉन्गर व्हेन अनसेटिस्फाइड, माज्लो कॉल्ड दीज, कुछ चीजें जो है, कुछ जरूरियात हमारी अनसेटिस्फाइड रहती हैं। तो माज्लो इसे क्या कहता है? क्या वो यानी वो चीजें अनसेटिस्फाइड तो वो होंगी जो पूरी नहीं होंगी। अगर हमारी नीड जो है वो पूरी हो जाए तो वो क्या अनसेटिस्फाइड हो, तो सेटिस्फाइड होंगी। तो ये क्या होगा इसका? क्या ये डेफिशिएंसी नीड्स हैं, बीइंग नीड्स हैं, ग्रोथ नीड्स हैं, प्राइमरी नीड्स हैं? जी, जो अनसेटिस्फाइड है वो डेफिशिएंसी, यानी वो हमारी पूरी नहीं हुई नीड्स, जिस वजह से मुझे डिससेटिस्फेक्शन हुई है, तो ये डेफिशिएंसी नीड्स हो। Maslow explained that people fail to reach self-actualization because, माज्लो कहता है कि लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे नहीं पहुंचते, इसकी वजह क्या है? दे फेल टू सेटिस्फाइड मोर बेसिक नीड, कि वो उनसे बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही, इसी वजह से वो जो है ना वो नहीं पहुंच पा रहा। दे फेल टू डिस्कवर देयर टैलेंट्स, वो फेल हो गए हैं कि अपने वो टैलेंट को डिस्कवर सकें। दे स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्नैपचैट, दे फियर बिकमिंग हु दे वर मीन टू बी। जी जबरदस्त, आप ठीक समझे हैं कि जब हमारी बेसिक नीड नहीं पूरी होंगी, जब हम फेल हो जाएंगे अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के अंदर, तो फिर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यही वजह है कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम बेसिक नीड ही पूरी नहीं कर पा रहे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है आप मुझे बताएंगे? व्हेन पीपल रियलाइज इट इज ऑल अबाउट मी, जब लोग रियलाइज करते हैं कि सारी मेरे बारे में बातें हो रही हैं। द मोटिवेशन टू डेवलप द वंस
फुल पोटेंशियल एज अ ह्यूमन बीइंग। किसी भी शख्स का अपनी सलाहियत को, अपनी टैलेंट को पहचान के अपनी पूरी सलाहियतों को उसके ऊपर इस्तेमाल करना, इसे हम क्या कहते हैं, फुल, इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी देखिए, जिंदगी में ना बड़ी दुनिया जो है वो ख्वाहिश कर रही होती है कि मुझे ना मेहनत करने का मौका मिले, और वो मेहनती भी होती हैं, लेकिन उनके पास मेहनत का मैदान नहीं होता, या उनको उनको ये, वो मेहनती होती हैं लेकिन समझ नहीं आ रही थी मैं मेहनत कहाँ पे करूं। लेकिन अगर आपको, यानी आप खुश नसीब हैं कि आपको पता चल गया है कि मेरा मेहनत का मैदान जो है, और आपकी उसके अंदर दिलचस्पी भी है, तो आप अपना फुल पोटेंशियल यूज करते हैं, वहां अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकें। ठीक है, तो यानी आपको मेहनत का मैदान मिल जाना, और वहां पे अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना, अपना फुल देना, जो आपकी अल्लाह ने आपके अंदर पावर रखी है। तो ये, इसको मैं आपको ये मिसाल दूं कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, मतलब अपनी इतने करियर में, इतनी इस वक्त जो मैं मेहनत कर रहा हूँ शायद मैंने कभी की हो, और शायद मैं आइंदा कभी करूं जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इस वजह से कि अब मुझे अपनी मेहनत मेहनत का वो मैदान मिला है जहां मुझे पता है कि मेरी एफर्ट्स मुझे रिवार्ड कर रही हैं, और जहां पे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका, वो मुझे कहीं ना कहीं उसका सिला मिल रहा है, वो मेरी कमेटियां हैं जो डल रही हैं। तो उस वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, यानी मुझे मैदान मिला, तो मैं कहता हूँ कि आज के टाइम के अंदर ही मैं अपना बेस्ट एफर्ट को लगा लूं, कल किसने देखी है। तो ये है, यानी आपका अपना फुल पोटेंशियल को यूज करना, अपना पहले आपको पहचानना कि मेरा मैदान क्या है, फिर वहां अपना आप सारा कुछ लगा देना। Which of the following is not a characteristics of self-actualized people according to Maslow? कौन इसमें से self actualized people नहीं है? They live creatively and fully using their potential, कि वो अपना क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर और अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करते हैं, ये तो है, होता है। हम तो नाट देखना। दे हैव एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी सेल्फ एंड अदर्स, उनके अंदर एफिशिएंट वो परसेप्शन ऑफ रियलिटी होती है, सेल्फ और अदर। दे आर सेंसिटिव टू फेक एंड डिसऑनेस्ट, वो सेंसिटिव होते हैं झूठ और जो झूठ और, देखिए इंग्लिश को समझना है। अब यहाँ क्या है कि दे आर सेंसिटिव टू फेक एंड डिसऑनेस्ट, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं कि चीजें गलत और डिसऑनेस्ट नहीं होनी चाहिए, बददियानत और गलती नहीं होनी। सेंसिटिव, सेंसिटिव का वर्ड इसलिए यूज होता है कि वो उस चीज से अवॉइड करते हैं, उस चीज की, उस गलती के अंदर नहीं जाते। दे फील अशेम्ड ऑफ देयर नेगेटिव इमोशन, जो सेल्फ एक्चुअलाइज एक्चुअलाइज होगा ना पर्सन, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा अपनी मेहनत के ऊपर। उसे पता है कि अल्लाह ने मेरे अंदर ये सलाहियत रखी है, मैं अपना फुल पोटेंशियल इसके लिए इस्तेमाल करूं, और उसको उस काम के करने के अंदर शर्म महसूस नहीं होगी, उसके नेगेटिव इमोशन नहीं आएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हु रिड्यूस मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, क्योंकि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड के अंदर ना हमारे पास पांच चीजें हैं। तो कौन है जिसने इसी तरह मास्लो हायरार्की ऑफ नीड की तरह थ्योरी दी है, और उसकी थ्योरी के अंदर तीन जो है वो उसने, यानी उसको कम कर दिया है। ठीक है, वो रिड्यूस मास्लो, यानी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड जहां पे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, और उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी, सॉरी, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब कौन है जिसने माजलो की तरह ही थ्योरी दी है, लेकिन उसने तीन पॉइंट्स दिए या उसको कम किया है? सारे बोले शाबाश। नाजिया, इसके हर्जबर्ग के साथ कैसे रिलेशन है? इसके साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है माजलो का ना, यानी वो माजलो की तरह ही है, बातें माजलो की ही है उसकी। जी जबरदस्त। एल्डरफर जो है ना, एल्डरफर ने जो दी थी, जिसके अंदर वो कहता है तीन चीजें की बात करता है। वो कहता है कि ग्रो रिलेटेडनेस, तीन चीजें हैं, दूसरा ग्रोथ रिलेटेडनेस है, तीसरा ग्रोथ है, और पहला क्या आता है, मुझे पहले, अच्छा, एल्डरफर्ड ने ये थ्योरी दी थी, और ये जो है ना इसके अंदर ग्रोथ थ्योरी इसको बोलते हैं, और एक और इसका नाम भी है। तो इसने ग्रोथ रिलेटिव रिलेटेडनेस, यानी उसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर तीन बातें करता है। तीन बातें इसके अंदर ये करता है कि आप एक तो जो है ना, यानी वहां पे जहाँ पांच स्टेप थे, यहाँ पे उसने तीन स्टेप कर दिए हैं, और ग्रोथ के ऊपर इसने सारी बात की है। ठीक है, वो एडलर है, आई थिंक सोशल की जो बात है ना, वो एडलर है। अच्छा, हल्सबर्ग ने ना मोटिवेशन थ्योरी, आज इन सब का बाद में तज़किरा होगा अगले आने वाले एमसीक्यूज के अंदर। हर्सबर्ग जो है, इसने जो थ्योरी दी थी, टू फैक्टर थ्योरी इसकी है। टू फैक्टर थ्योरी के अंदर एक कहता है मोटिवेशन फैक्टर और एक हाइजीन फैक्टर।
कुछ चीजें हमें मोटिवेट करती हैं, मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, मेरी तारीफ की जाए। और हाइजीन फैक्टर होता है कि हमारा वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब जहाँ पे जो पॉलिसीज कैसी हैं जो मेरी कंपनी की हैं वो आती हैं। मैकलेंड थ्योरी, इसने मैकलेंड नीड थ्योरी भी दी थी, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एफिलिएशन, तीन तरह की नीड की बात मैकलेंड ने की थी। एडविन लॉक ने आई थिंक वो बात की थी उसकी गोल सेटिंग थ्योरी की बात जो ना एडविन लॉक ने की थी। ये एडविन लॉक का भी आगे सवाल हमारे पास आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट थ्योरी, किस थ्योरी को कंटेंट थ्योरी कहा जाता है? जी सॉरी, ये ई आर जी लिखा हुआ है ना, ई एडलर ने ई आर जी थ्योरी दी थी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। तो ये इसी थ्योरी को कंटेंट थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये यानी जहां पे थे ना उसके स्टेप्स पहले, फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी, उसकी जगह पे इसका जो है ना वो एक ही ऑप्शन आ जाता है, ये ई एग्जिस्टेंस वाला। उसका फिर था लव एंड बिलोंगिंगनेस, इसकी उसकी जगह पे आ जाता है रिलेटेडनेस, ई आर जी एडलर, एडलर का, एल डरफर का, ठीक है। और जी जो है वो ग्रोथ, जिसका है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी उसने शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये वाला ई आर जी है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर हम लोग बात करते हैं ना, जो आप एफर्ट करेंगे तो एफर्ट आपको रिवार्ड देगी, ठीक है। एफर्ट लीड लीड टू आउटकम एंड आउटकम लीड टू आपकी जो है वो रिवार्ड की तरफ लेके जाती है। और इसके अलावा इक्विटी थ्योरी, जहां बैलेंस स्टेट की बात करते हैं हम लोग। तो कंटेंट थ्योरी किसको कहा जाता है? ईआरजी थ्योरी को कंटेंट थ्योरी भी कहा जाता है। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, हर्ट्जबर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी है, a job is motivating if all the hygiene factor are satisfied। आपको जॉब मोटिवेट करेगी अगर आपके हाइजीन फैक्टर आर सेटिस्फाइड। देखिए, मोटिवेट और हाइजीन दो अलग चीजें हैं। मोटिवेशन और हाइजीन दो अलग चीजें हैं। मोटिवेशन होती है जो आपकी, मैंने कहा, आपकी तारीफ हो, आपकी वहां पे पहचान हो, रिकॉग्नाइज किया जाए वो। जबकि हाइजीन आता है वह कंपनी की पॉलिसी, उनके जो एम्प्लॉयज का आपस आपके साथ बर्ताव, और वहां पे आपको फॉर एग्जाम्पल खाना वगैरह, इस तरह की चीजें जो दी जाती हैं। कोई वहां पे अच्छा इन्वायरमेंट है, एक मोहब्बत वाला है, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है, तो ये चीजें आपको हाइजीन की तरफ लेके जाती हैं। अब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। हाँ, ये जरूर कहता है कि दोनों चीजें पूरी होंगी, दोनों चीजें पूरी होंगी तो एक अच्छी आपकी मोटिवेशन हो। अगर एक चीज भी पूरी नहीं होगी तो आपके लिए टेंशन होगी। ऑल मोटिवेटर्स आर इंट्रिंसिक फैक्टर, मोटिवेटर्स जो होता है ना ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। मोटिवेटर मोटिवेशन जो होते हैं ना, यानी दो चीज, हमारे जब पास जो हाइजीन है वो एक्सटर्नल है क्योंकि वो उधर से आ रहा है कंपनी की तरफ से, जो उधर से पॉलिसीज है। जो मोटिवेशन है ये हमारी इंटरनल इंट्रिंसिक होती है, दाखिली, इसको तहरीक हमेशा दाखिली होती है। रिमूवल ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्टरी एलिमेंट्स मेक्स अ जॉब सेटिस्फाइंग, तमाम डिससेटिस्फैक्टरी जो एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करना ये आपको जॉब सेटिस्फाइंग की तरफ लेके जाता है। अब इसके अंदर ना मैं आपको बताऊं, जो आता है ना बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये करेक्ट है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन जो है ये समहाउ मुझे ठीक, क्योंकि देखिए इसके अंदर ना उसने मिक्सअप कर दिया है। जॉब मोटिवेट करेगी आपको इफ ऑल द हाइजीन फैक्टर आर सेटिस्फाइड, अगर तमाम हाइजीन फैक्टर सेटिस्फाइड हो। लेकिन बहरहाल वो ये भी ठीक बन जाता है, अगर हाइजीन फैक्टर सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे शायद उसने मोटिवेशन वाला वो टू फैक्टर को शामिल नहीं किया, वैसे मोटिवेशन की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका आल कर दें। अदरवाइज मोस्ट अप्रोप्राइट आंसर जो है वो सी है इसके अंदर, फिर उसके बाद बी है, और फिर ये एक ए है। तो अगर सभी को करे, आल का ऑप्शन दिया हुआ तो आल की तरफ चले जाते हैं। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज आल्सो नोन एज, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी का एक और नाम भी है, वो कौन सा नाम है जी? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं ना, एक हाइजीन फैक्टर, दूसरा कौन सा होता है? मोटिवेशन फैक्टर। तो ये मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेशन फैक्टर, कौन सा मोटिवेशन फैक्टर नहीं है अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी? अचीवमेंट, इंशाल्लाह। Which of the following is not a motivation factor according to Husberg two factor theory? तो हल्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी जो है, कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है? अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मोटिवेशन के अंदर आता है। पे एंड सिक्योरिटी मोटिवेशन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पे देनी है उन्होंने,
ये हाइजीन के अंदर आएगा। काम ज्यादा लेते हैं, तनख्वाह कम देते हैं, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, ये आएगा। कंपनी की पॉलिसी है, तो ये वहां से ये हाइजीन के अंदर आ जाएगा। According to Husberg, two factor theory, motivation factor and hygiene factor are also known as dash and dash. तो हल्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के अंदर पहले मोटिवेशन है, फिर हाइजीन है। तो कौन सा इसके अंदर सेटिस्फायर है और कौन सा डिससेटिस्फायर है? जी, मोटिवेशन जो है ना, ये सेटिस्फायर की तरफ लेके जाता है, और हाइजीन फैक्टर ना मोस्ट उधर उनके साथ ताल्लुक होता है, तो ये हमें डिससेटिस्फायर की तरफ लेके जाता है। हु प्रपोज थ्री नीड थ्योरी और लर्न नीड थ्योरी? कौन सी थ्योरी है जिसे थ्री नीड थ्योरी और लर्न नीड थ्योरी कहा जाता है? जी, कौन सी थ्योरी है जिसे लर्न नीड थ्योरी कहा जाता है? थ्री नीड थ्योरी जो है ना, वो कहा जाता है इसको मैकलैंड की थ्योरी, थ्योरी ऑफ, जिसे हम, जिसके अंदर क्या बातें करता है, वो उसके अंदर बात करता है थ्योरी अचीव नीड, अचीवमेंट ऑफ नीड, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं लफ्ज, नीड अचीवमेंट, अचीवमेंट एफिलिएशन, और उसके बाद क्या था, अचीवमेंट एफिलिएशन, और एक और थी, पावर, सॉरी पावर, ठीक है। अचीवमेंट एफिलिएशन और पावर, ये मैकलेन ने दिया था। इसको नीड ऑफ अचीवमेंट बोलते हैं ना, नीड ऑफ पावर। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डैश आर एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड आउटकम। बेसिक कंपोनेंट, ये कौन सी थ्योरी वैसे बात करती है कि आप एफर्ट करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आउटकम होगा, आउटकम अच्छा होगा तो रिवार्ड होगा। कौन ये बात करता है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वाले बात करते हैं, ठीक है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो क्या होगा जी, आउटकम अच्छी होगी। ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर ये बात होती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, व्हाई डू पीपल इंगेज इन सर्टेन एक्शन? लोग कुछ एक्शन क्यों करते हैं? ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, उनको एक्सटर्नल प्रेशर होता है। बिकॉज दे एक्सपेक्ट सर्टेन आउटकम रिवार्ड, वो इस वजह से काम करते हैं कि वो कोई रिवार्ड लेना चाह रहे होते हैं। रैंडम चॉइसेस बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी रिवार्ड की बात करती है, आउटकम की बात करती है, तो ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाउ कैन टीचर्स मोटिवेट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी? टीचर्स मोटिवेट स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग? बाय फोर्सिंग स्टूडेंट टू स्टडी, स्टूडेंट को फोर्स करना कि स्टडी करें। बाय प्रोवाइडिंग क्लियर रिवार्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट वैल्यूज, कि स्टूडेंट्स को क्लियर रिवार्ड देना और उनको अंडरस्टैंड करना। तो ये वाला, ये ठीक बनता है कि बच्चों को अगर आप उनको अंडरस्टैंड करें, उनको रिवार्ड दें, तो उस वजह से बच्चों को जो है वो मोटिवेशन मिलेगी और वो काम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे और रिवार्ड देने की कोशिश करेंगे। What can school do to apply expectancy theory and their reward system? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बुनियाद पे स्कूल क्या कर सकता है बच्चों के लिए? इंप्लीमेंट रैंडम रिवार्ड सिस्टम। रैंडम रिवार्ड नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। बच्चों को पता हो कि अगर मैं इस प्रोसेस से गुजरूंगा तो उसके बाद मुझे जो है वो रिवार्ड मिलेगा। यानी प्रॉपर आप एक कर लेंगे, हाँ जी इतना पढ़ लेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा इतने, तो एक प्रॉपर एक अगर क्राइटेरिया बना देंगे तो इस तरह बच्चों को मेहनत करेंगे, रिवार्ड लेने की कोशिश करेंगे। हु कम अप विद द इक्विटी थ्योरी? कौन है जिसने इक्विटी थ्योरी दी थी? इक्विटी थ्योरी यानी जहां इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए, जिसको जितनी जरूरत, जॉन एडम जो है, ये एडम जो है, इसने जो है वो इक्विटी थ्योरी दी थी। फाइनेंशियल रिवार्ड और एग्जाम्पल ऑफ, ये फाइनेंशियल रिवार्ड जो किसी को आप पैसे देते हैं, किसी को आप कोई मादी चीज को मटेरियलिस्टिक चीज देते हैं, तो कौन सा रिवार्ड होता है? टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है? वो रिवार्ड जो आपके पास जो है वो टेंजिबल सूरत के अंदर होता है, तो उसे हम बोलते हैं टेंजिबल आउटकम। और वो रिवार्ड जो हमारे पास टच यानी जो हमारे शाबाश की सूरत के अंदर होता है, तो उसको हम इनटेंजिबल बोलते हैं।
According to J.S. Adams, a fail to provide a balanced ratio of input to output will lead to, अगर जो है वो आप फेल हो कि आप बैलेंस रेशियो यानी कि जितनी इनपुट ली जा रही है, जितना काम लिया जा रहा है, उतनी आउटपुट ना दी जा रही हो, यानी इनपुट टू आउटपुट जो रेशियो है अगर उसके अंदर फर्क होगा तो क्या होगा, आउटपुट ज्यादा होगी, इनपुट ज्यादा होगी, या डीमोटिवेट वर्कर डीमोटिवेट होगा कि काम मैं ज्यादा करता हूँ, तनख्वाह मुझे ज्यादा मिलती है, उसको कम मिलती है, उसको ज्यादा मिलती है, तो ये डीमोटिवेट करेगा। जब फेल हो जाएंगे आप बैलेंस करने के अंदर तो उसके उसकी बुनियाद पे आपको डीमोटिवेशन मिलेगी। What is the focus of equity theory and the realism of education? रियलिज्म ऑफ एजुकेशन में इक्विटी थ्योरी का क्या फोकस है? एफिशिएंसी एंड टीचिंग मेथड, कि टीचिंग के अंदर मेथड के अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए। परसेप्शन ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, कि फेयरनेस होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। स्टूडेंट टीचर रेशो या एकेडमिक, तो मतलब इंसाफ हो जाए, इक्विटी थ्योरी की बात हो रही है। गोल सेटिंग थ्योरी इज पायनियर्ड बाय, गोल सेटिंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी? गोल सेटिंग थ्योरी किसने दी थी? स्टेसी एडम्स, चॉम्स, एडवन लॉक, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एडवन लॉक ने गोल सेटिंग थ्योरी दी थी, जिसमें हम अपना जो है वो गोल सेट करते हैं कि हमें आइंदा दिनों के अंदर क्या करना है। अकॉर्डिंग टू लॉक, यानी उसी को, गोल्स शुड बी, गोल कैसे होने चाहिए? इम्बिगुअस एंड बिगो, बड़े फजूल किस्म के होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए पता ही ना हो कि करना मैंने क्या है। बड़े स्पेसिफिक हों, क्लियर हों, मेजरेबल हों, सिंपल हों, इजी हो, इम्पॉसिबिलिटी वाले हों। तो गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिवली डिफिकल्ट गोल्स अकॉर्डिंग टू लॉक? अगर आप बहुत डिफिकल्ट गोल बनाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगी मुश्किल गोल से, या फ्रस्ट्रेशन एंड सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी? जब मुश्किल गोल होंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी और आपके अंदर ये सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी जो है वो पैदा होगी, या सेटिस्फेक्शन होगी? जब आपके एक्सेसिबली वर्ड यूज हुआ है, यानी बहुत ज्यादा एक्सेसिबली चीज डिफिकल्ट होगी ना, यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उस सूरत के अंदर जाहिर बात है वो हमें फ्रस्ट्रेट करेगी। अगर कोई चीज मुश्किल होगी, एक्सेसिव डिफिकल्ट होगी, तो वो गोल हमें परेशानी देगा और हमें इम्पॉसिबिलिटी की जो है वो फीलिंग आने लग जाएंगी। व्हाट शुड टीचर्स ऑफर टू हेल्प स्टूडेंट स्टे ऑन ट्रैक? टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे ट्रैक के ऊपर रहें एंड मेंटेन उनकी मोटिवेशन कायम रहे? रूटीन टास्क, टीचर को रूटीन टास्क देने चाहिए बच्चों को। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, टीचर को चाहिए कि बच्चों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे। इमेजरेबल फीडबैक, वो मेजर ना किया जा सके। इम्बिगुअस गोल्स, ऐसे गोल्स जो इम्बिगुअस हों, जिनको जो वाजे गोल ना हो। तो देखिए बात को समझिए, अच्छा आखिरी सी और डी तो है नहीं, यानी इमेजरेबल फीडबैक, ऐसा फीडबैक नहीं होना चाहिए जो मेजर ना की जा सके, जिसकी कोई सर पैर ना हो। इम्बिगुअस गोल, ऐसे गोल नहीं होने चाहिए जो बड़े धुंधले और बड़े जो विगो किस्म के हों, जिसकी कोई जो है ना वो सर पैर ना हो जिसका। रूटीन टास्क जो है वो हमेशा हमें स्टूडेंट स्टे ऑन ट्रैक। रूटीन टास्क से ना बंदा जो है वो एक डीमोटिवेट सा हो जाता है, थक जाता है बंदा। तो मेंटेन मोटिवेशन हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से मिलती है, क्योंकि मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ना, तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमें, बेटा आप यहां से कर लो ना तो बहुत जबरदस्त रहेगा, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना वो इसके अंदर आएगा। विच आर द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? कौन सा जो साइकोलॉजी है उसके अंदर किस चीज का सबसे ज्यादा किरदार है? सेंट्रल थीम क्या है? बेटर परफॉर्मेंस इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस, या एजुकेशन लर्निंग, या क्या आएगा इसका? जी लर्निंग आएगा, क्योंकि देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ना, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा हमारा सेंट्रल थीम, जो हमारा साइकोलॉजी के अंदर फोकस होता है ना, वो एक लर्नर होता है। वो कौन होता है? तो लर्नर होता है। व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन? कौन सी लर्निंग है जिसके अंदर हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है और हमें रिफ्लेक्शन मिलती है, हमें जो है वो फीडबैक भी या पता भी चल रहा होता है कि मैंने क्या किया है और क्या मुझे। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसका हम तजर्बा खुद करते हैं ना, तो ये हमारी डायरेक्ट लर्निंग इसको बोलते हैं, ठीक है। और हमें इसके एक रिफ्लेक्शन मिलती है कि मैं क्या था और मैंने क्या इनपुट दिया और क्या मुझे आउटपुट मिली।
विच लर्निंग अप्रोच कंबाइन डिफरेंट स्टाइल, कौन सी लर्निंग अप्रोच है जहां मुख्तलिफ स्टाइल को इकट्ठा करते हैं टू अडेप्ट ए वेरियस सिचुएशन, किसी सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए, तो वो मल्टी मॉडल होगा। ठीक है, मल्टी, बहुत सारे आप जो है वो इकट्ठे करते हैं स्टाइल को, और मल्टी मॉडल यानी आपकी एक टेक्निक बन जाती है। इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न, इंडिविजुअल तभी अच्छा लर्न करेगा जब वो लर्निंग के लिए रेडी होगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर लिहाज से जब कोई शख्स रेडी होगा तो तभी वो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। Which of the following statement can't be considered as a feature of the process of learning? Which of the following statement can't be considered as a feature of the process of learning? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लर्निंग प्रोसेस का फीचर नहीं? लर्निंग इज अ गोल ओरिएंटेड, कि लर्निंग जो गोल, अनलर्निंग इज आल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। यहाँ हमने बात करनी है कांट की, कैन नॉट जो नहीं है। अब लर्निंग इज लर्निंग गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, बात ठीक है। अनलर्निंग, किसी चीज को भूल जाना भी एक लर्निंग प्रोसेस है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक प्लेस, कि सिर्फ एजुकेशनल इदारों के अंदर ही लर्निंग होती है, ये बात गलत है। लर्निंग इज अ कंप्रिहेंसिव, बिल्कुल लर्निंग कंप्रिहेंसिव है। तो जो गलत चीज है ना वो यही है कि सिर्फ लर्निंग इदारों के अंदर होती है, बल्कि नहीं, लर्निंग हर कहीं होती है। लर्निंग दैट सडनली अपीयर, वो लर्निंग जो यकदम आई है। व्हेन अ रिवार्ड टू इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस इज गिवन इज कॉल्ड, जब हमें ना रिवार्ड जो है वो किसी ने लालच दिया, यानी किसने कहा है, पहले किसी ने मुझे कोई काम कहा तो मैंने कहा जी ये मुझे इसका नहीं पता, लेकिन जब मुझे जब रिवार्ड में बताया ना क्या ये इनाम मिलेगा, तो फिर फौरी मुझे पता चल गया कि मैं कर सकता हूँ। लेटेंट लर्निंग जो है ना, ठीक बता रहे हैं, लेटेंट लर्निंग यानी ऐसा है ना कि जब मुझे ना मतलब अपने दिमाग को लड़ाता हूँ, थोड़ा सा फिक्र करता हूँ, और यकदम मेरे ज़हन के अंदर आ जाता है हाँ यार ये तो मैं कर लूंगा, ये काम तो मैं कर, कोई मुश्किल नहीं है। तो जब आपको इंसेंटिव या इस तरह के आपको कोई परफॉर्मेंस, तो रिवार्ड की बात होती है, और उस वक्त आपको सडनली आप किसी काम को, तो ये लेटेंट लर्निंग के अंदर आएगा। डिस्कवरी में नए इन्वेंट करना, रोट लर्निंग के रट्टे लगाना, रेमिनेंस के अंदर भी होता है कि कुछ नया करना, क्रिएटिविटी वगैरह। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग की हाईएस्ट फॉर्म कौन सी है यहाँ पे? लेटेंट लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, या इंस्टिंक्ट? सबसे हाईएस्ट लर्निंग जो है वो, नहीं 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 नहीं, इंस्टिंक्ट तो जिबिल्लत है, वो हाईएस्ट लर्निंग तो नहीं है, वो तो कोई शख्स गलत भी हो सकता है जी। इनसाइड लर्निंग, अंदर से दिमाग का इस्तेमाल करना, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करना, हाईएस्ट लर्निंग जो हमारी है वो इंसाइट लर्निंग है, इंसाइट लर्निंग है, जिससे हम, इंसाइट का है दिमाग का इस्तेमाल करना, सोच का, तो यही सबसे बड़ी लर्निंग होती है। द फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग वेरियस इवेंट्स और प्रोसेस इन साइंस इज नोन एज, आप फ्रेमवर्क जहां आप बहुत सारे इवेंट्स को, यानी एक्सप्लेनिंग वेरियस इवेंट्स और प्रोसेस इन साइंस, आप साइंस में जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे इवेंट्स और प्रोसेस को आप रीड करते हैं, तो ये थ्योरीज है। ठीक है, बहुत सारी आप जो है वो थ्योरीज को, यानी फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग, आप एक्सप्लेन करते हैं वेरियस इवेंट्स और प्रोसेस, बहुत से प्रोसेसेस को इन साइंस के अंदर, तो इस नाम ये थ्योरीज हैं। ठीक है, मॉडल हमारे पास वो होते हैं साइंस के अंदर, नो डाउट मॉडल हमें लर्निंग के अंदर हेल्पफुल आते हैं, 3D होते हैं, हर तरफ से हम देख सकते हैं, इससे लर्निंग इजी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो किसी और सेंस में, फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग वेरियस, बहुत से साइंटिफिक कंसेप्ट को हम जब पढ़ते हैं तो वो थ्योरीज के अंदर होता है। द थ्योरी ट्रायल एंड एरर, जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी, 1878 के अंदर दी थी, उसकी बुक कौन सी थी? यानी थॉर्नडाइक की बुक कौन सी थी जिसके अंदर 1878 के अंदर थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी जो है वो दी थी? कौन सी बुक का नाम क्या है इसका? जी, 1878 के अंदर उसने एनिमल इंटेलिजेंट, क्या बुक का नाम था? एनिमल इंटेलिजेंट। थॉर्नडाइक की बुक एनिमल इंटेलिजेंट के अंदर 1878 के अंदर उसने जो है वो, E.L. थॉर्नडाइक इज फेमस फॉर, थॉर्नडाइक किस चीज के में फेमस था? लेसन मेकिंग के अंदर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ड्रिल अपॉन लर्निंग के ऊपर, ये नन? जी शाबाश, क्योंकि ड्रिल वो ट्रायल एंड एरर की बात करता है ना, तो ड्रिल की बात करता है, बार बार ट्राई कर, इसके अंदर इसका काम था। विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन, दिमाग की सबसे सिंपल फॉर्म क्या है? कंसेप्शन, परसेप्शन, सेंसेशन, अफेक्शन? अब देखिए, कंसेप्शन भी दिमाग के साथ ताल्लुक है, लेकिन कंसेप्ट बाद में बनता है। परसेप्शन
हमारी बनती है, लेकिन परसेप्शन से पीछे तो कुछ होगा ना। तो पहले सेंसेस होंगी, ठीक है, सेंसेशन। आप सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, उसकी सेंसेस के दिए गए नॉलेज की बुनियाद पे परसेप्शन बनाएंगे, परसेप्शन की बुनियाद पे आप कंसेप्शन बनाएंगे। पहले सेंसेशन होगा। व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? लर्निंग कार्व्ड बाय द पेयरिंग एंड एसोसिएटिंग ऑफ टू स्टिमुलाई। कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हम जब जो लर्निंग हो रही होती है वो दो स्टिमुलाई की बुनियाद पे हो रही होती है, यानी दो स्टिमुलाई अप्लाई होते हैं जिनकी वजह से हम एसोसिएट होके लर्निंग बाय रिस्पॉन्डिंग, इसके अंदर हम लर्निंग बाय रिस्पॉन्डिंग की वजह से सीखते हैं क्लासिकल में। लर्निंग एक्सप्लेन बाय कंसिक्वेंस, लर्निंग कंसिक्वेंसेस की। अब देखें, जो रिस्पॉन्डिंग की बात है वो होती है ऑपरेंट के अंदर, जो आउट कंसिक्वेंसेस नताइज की बुनियाद पे लॉ ऑफ इफेक्ट अफेक्ट, ये भी उसी का होता है, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर होता है। लर्निंग एक्सप्लेन बाय मॉडलिंग, मॉडलिंग ये बंडोरा की थ्योरी है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हमारे दो स्ट्रेन देखे ना, वो खाना आया था तो बेल का बजना एक स्टिमुलाई और खाने का आना एक स्टिमुलाई, दो स्टिमुलाई थे ना। यानी जहां पे दो स्टिमुलाई के पहले उसकी एसोसिएशन थी खाने के साथ, सलाइवा आता था, फिर बाद में उसकी एसोसिएशन जो है वो बेल के साथ हो गई। तो ये दो स्टिमुलाई जहां होते हैं वो हम क्या बोलते हैं, इस क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। When the onset of CS conditional stimulus एंड अनकंडीशन स्टिमुलस आर concurrent, जहां पे कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस दोनों हो कंकर एक ही टाइम के अंदर, इज कॉल्ड, वो क्या, कौन सी कंडीशनिंग कहलाएगी? जहां एक ही टाइम के अंदर कंडीशन स्टिमुलस, यानी वो चीज अनकंडीशन खाना हो गया और कंडीशन स्टिमुलस बेल का बजना हो गया, और बेल और खाना एक ही टाइम के अंदर आ रही हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर ये हमारी साइमल्टेनियस बोलेंगे। When a response occur in the presence of one stimulus। जी आज कल वाला भी कर दूंगा, आज वाला भी कर दूंगा, ठीक है, हो जाएंगे। और दूसरा, अभी क्लास जैसे एंड होगी तो दोबारा ज्वाइन करना है। कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है वो 4000 एमसीक्यूज मुकम्मल कर लें, ठीक है। When a response occur in the presence of one stimulus। When the response occur in the presence of one stimulus but doesn't occur in the presence of other stimulus। एक स्टिमुलस की बुनियाद पे रिस्पॉन्स होता है जबकि दूसरे की बुनियाद पे नहीं होता है, सेट टू है। यानी मिसाल के तौर पे एक दिन एक बेल बजी है तो उसके बाद खाना आया है, जबकि दूसरे दिन और बेल बजी है तो खाना नहीं आया। तो अब वो एक स्टिमुलस, हालांकि बेल स्टिमुलस था, तो वो डिस्क्रिमिनेट करना उसे आ जाता है ना। आज इस तरह कंडीशन है तो फिर नहीं होने वाला ये काम, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट का फर्क करने का तरीका आ जाता है। द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड, जो सबसे आसान लर्निंग होती है हमारी वो कौन सी? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग, कंसेप्ट लर्निंग या कंडीशनिंग? सबसे सिंपलेस्ट लर्निंग जो होती है वो कंडीशनिंग होती है, ठीक है। सबसे सबसे आसान लर्निंग, सिंपलेस्ट लर्निंग जो होती है वो कंडीशनिंग होती है, जिसके अंदर अब खाना आ रहा है लेकिन हम हमारी एसोसिएशन हो गई है, हमारी किसी चीज के साथ कंडीशन हो गई है। अब ये लर्निंग खुद ब खुद हो जाती है। ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, किसी को मॉडलिंग के तौर पे लेना होता है किसी कंसेप्ट को, लेकिन कंडीशनिंग खुद ब खुद हमारे एक अंदर ना खुद ब खुद एसोसिएशन कायम हो जाती है। यार ये हो ना तो ये वाले काम होगा, तो उसके लिए हम कोई ज्यादा तकदो नहीं करते। तो सिंपलेस्ट जो हमारी लर्निंग होती है वो कंडीशनिंग लर्निंग होती है, ठीक है। देखिए बाकी सबके लिए कुछ एफर्ट होगी, लेकिन इसके अंदर एफर्ट नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल प्ले नो रोल, किस चीज का कोई रोल नहीं होता। एक्सपीरियंस, नर्चर, नेचर का कोई रोल नहीं होता, नेचर का कोई रोल नहीं होता। एक्सपीरियंस, नर्चर और पनिशमेंट जो है इन सब का रोल होता है, तो नेचर का कोई रोल नहीं होता। ये बात करते हैं बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। 68 हो गए। अभी हम इसके बाद जो है वो बाकी करते हैं 32 सवाल। सवाल अजीब सी हैं।